नमस्कार। आज हम लोग मलयज रचित जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली यह पाठ है उनके द्वारा लिखी गई डायरियों का संग्रह है। डायरियाँ वे लिखते थे और उसी को एक पाठ के रूप में संग्रहित करके आपके समक्ष पेश किया गया है। तो मलयज का जन्म हुआ था 1935 में। मलयज जन्म इनका हुआ था 1935 में। निधन हुआ 26 अप्रैल 1982। जन्म स्थान महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। मलयज जी का पूरा नाम था, मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ये साहित्यिक नाम उन्होंने रखा इसको मलयज, और इसी नाम से उन्होंने डायरियाँ लिखी। तो यहाँ पर मलयज क्या है, साहित्यिक नाम हुआ उनका, और उनका मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। माता पिता प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। शिक्षा एमए अंग्रेजी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश। विशेष छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित। क्षय रोग मतलब टीबी की बीमारी इनको हो गई थी छात्र जीवन में ही। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काटकर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। शारीरिक रूप से एक कमज़ोर व्यक्ति थे, लेकिन प्रतिभा इनमें बहुत थी। स्वभाव अंतर्मुखी था, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषा धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय और मृतभाषी। बहुत कम बोलते थे, एकांत प्रिय थे, गंभीर थे। विशिष्ट संपर्क इनको था शमशेर सिंह बहादुर सिंह या शमशेर सिंह बहादुर, विजय देव नारायण शाही, परिमल संस्था इलाहाबाद। वृत्ति कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन। 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी। विशेष अभिरुचि ड्राइंग और स्केचिंग में। संगीत, कला प्रदर्शनी एवं सिनेमा में गहरी रुचि। लहर कविता का विशेषांक 1960। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन। कृतियाँ इनकी रही कविता जख्म पर धूल 1971 में, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ 1980। आलोचना में कविता से साक्षात्कार 1979। संवाद और एकालाप 1984। रामचंद्र शुक्ल 1987। सृजनात्मक गद्य हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982। डायरी 3 खंड। संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। सन 1960 के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलयज का उदय एक कवि के रूप में हुआ था। आरंभ में भाषा, रचना शैली और संवेदना के तल पर वे नई कविता के प्रवर्ती रूपों के प्रभाव में थे, किंतु आगे के सामाजिक राजनीतिक विकास के साथ आए साहित्यिक यथार्थ संबंधी परिवर्तनों के बीच एक ओर वे अपनी कविता में रचना दर रचना अनेक महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते रहे, तो दूसरी ओर उनकी आलोचना का विकास हुआ, जो हिंदी में 7वें-8वें दशक की उपलब्धि कही जा सकती है। कवि के रूप में सृजन प्रक्रिया के दौरान वे जो कुछ अनुभव करते थे उसे ही निरीक्षण पर्यवेक्षण के द्वारा आलोचना में रूपांतरित करते थे। इस प्रकार मुक्ति बोध की तरह उनकी कविता और आलोचना एक ही समग्र सृजन प्रक्रिया की द्विविध अभिव्यक्तियों के रूप में एक दूसरे के साक्ष्य का या प्रमाण की तरह विकसित हुई। मलयज के लिए कविता और स्वभावतः आलोचना भी व्यक्ति के भीतर और बाहर के परंपरागत स्रोतों की अवधारणाओं को एक और अखंड करती हुई रूपाकार ग्रहण करती है। एक कवि के रूप में जहाँ वे अपनी काव्यानुभूति के उन रासायनिक तत्वों और प्रक्रियाओं के प्रति सचेत और जागरूक रहते हैं जिनमें परिवेश और बाह्य यथार्थ के अंश अवदान हैं, तो एक आलोचक के रूप में वे तीक्ष्ण संवेदनशीलता और गहन मानवीय
लगाव के साथ रचना के आंतरिक संसार में उतरकर सृजनात्मक स्रोतों, संश्लेषों और प्रक्रियाओं पर सहृदय सहानुभूति एवं सजग बौद्धिकता के साथ दृष्टि जमाए रखते हैं। सहज ही उनकी आलोचना में कविता का समतुल्य सुख प्राप्त होता है। अपने जीवन के अंतिम 10-1 वर्षों में कवि आलोचक अशोक वाजपेयी और उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिका पूर्वग्रह से जुड़कर उन्होंने हिंदी आलोचना में आई जड़ता, परजीविता और छद्म के विरुद्ध सृजनात्मक आलोचना के आह्वान और अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। 8वें दशक में हिंदी आलोचना को नई भाषा, नई तकनीक, नई विश्लेषण पद्धति और एक स्फूर्तिपूर्ण रचनात्मक ऊष्मा देने में मलयज की भूमिका रेखांकित करने योग्य है। रचना में भाषा की सघनता, अनुभूति का सृजनात्मक तनाव और अंतर्निष्ठा मलयज के आगे हमेशा महत्वपूर्ण बनी रही। रचना को मूल्यवत्ता प्रदान करने वाले इन तत्वों पर बल देने का एक सुखद परिणाम आगे यह हुआ कि व्यापक तौर पर रचना जगत में अनेक स्तरों पर हो रहे अवमूल्यन और क्षरण के प्रति रचनाकारों, आलोचकों और पाठकों में भी एक जागरूकता आई। अवमूल्यन और क्षरण के कारणों की मीमांसा बढ़ चली और रचना, आलोचना और पाठकीयता में आत्मसजग आलोचनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हुआ। साहित्य में परिवर्तन और विकास स्वायत्त नहीं होता, वह सामाजिक परिवर्तन और विकास से जुड़ा होता है। ये समझिए, साहित्य में परिवर्तन और विकास स्वायत्त नहीं होता, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो सामाजिक परिवर्तन और विकास, इसके परिप्रेक्ष्य में ही साहित्य में परिवर्तन होता है। किंतु यह भी सच है कि साहित्य, कला आदि के परिवर्तन और विकास भी समाज को परोक्षतः प्रभावित करते हैं। 20वीं शती के अंतिम दशकों से शुरू हुआ परिवर्तन और विकास का सिलसिला अभी जारी है। इसे समझने के लिए कला, साहित्य और समाज को एक साथ समग्रता में पक्षधर पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देखना होगा। मलयज जैसे लेखक और उनके साहित्य की यही सिखावन है, यही सीख है। मलयज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी डायरियाँ। एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील कवि आलोचक के आत्मनिर्माण का वे प्रामाणिक अंतरंग साक्ष्य हैं। भीतरी बात, डायरी में आदमी अपनी निजी बातें लिखता है। उन्हें पढ़कर यह जानना और अनुभव कर पाना संभव होता है कि साहित्य कर्म निरा शब्द व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लिए लेखन से परे जीवन में भी कितना सजग, सावधान और स्वाधीन होना जरूरी है। एक व्यक्ति को कितना खुला, ईमानदार और विचारशील होना चाहिए, व्यक्ति के क्या दायित्व हैं और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी सन्नद्धता होनी चाहिए, प्रस्तुत हैं मलयज की डायरी के कुछ छोटे से अंश। इनसे लगभग 1500 पृष्ठों में फैली हुई मलयज की डायरियों की एक छोटी सी झलक मिलती है। बहुत 1500 पृष्ठों की उनकी एक डायरी का संग्रह है, उसमें से छोटा सा कुछ लिया गया है, संपूर्ण नहीं है। तो मलयज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मलयज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। अर्थात 47 साल तक के जीवन में 32 साल तक मलयज ने डायरी लिखी है। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मलयज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों, बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। एक डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। विजय कुमार ने टिप्पणी की है उनकी डायरियों के विषय में। उनकी डायरियाँ उनके जीवन पर प्रकाश डालती हैं और डायरियों में हकीकत को इस तरह से बयां किया गया है कि आपको लगेगा कि एक साहित्यिक पकड़ है उनकी, तो साहित्य की विरासत बन गई। अंग्रेजी में एन फ्रैंक की डायरी है। जो लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा
कि एन फ्रैंक की एक नाम की एक लड़की थी जो डायरी लिखी थी। तो यहाँ पर हिंदी में डायरी पढ़ना है। किसकी डायरी है? तो मलयज की डायरी है। ठीक है, डायरी को पढ़ने से भी ये पता लगेगा कि व्यक्ति कैसा होता है, अपने मन की बात को डायरी में लिखता है तो व्यक्ति कितना सजग है, यह डायरी पढ़ने से पता लगता है। किसी की डायरी आप पढ़ें तो वह कैसा इंसान है, कैसी बौद्धिकता है उसकी, क्या उसकी सामाजिक क्या बोलते हैं समर्थताएं हैं, इन सबों की जानकारी आपको हो जाती है। तो डायरी पढ़ना एक सुखद अनुभव होता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेर मैं जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूँ। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। अर्थात डायरी में आदमी मन की हर बात को लिखता है। इसमें समाज आपकी डायरी को पढ़ेगा तो आपके विषय में जान जाएगा। तो डायरी लिखना बहुत ही महान कार्य है, कठिन कार्य है। डायरी में अगर आप अपनी कमजोरियां भी लिखते हैं, जो लिखना ही होता है, तो पाठक को वो भी पता चलता है। तो लेखक का ये एक इच्छा है कि डायरी कोई बचने का साधन नहीं है कि अपने मन से बचें तो भागें और समस्याओं से और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए डायरी में सारी बातों को लिख दिए। नहीं, इनका कहना है कि डायरी लिखना इनके लिए एक दहकता हुआ जंगल है, जिनमें जीवन में इन्होंने क्या क्या पाया, उस दिन क्या क्या अनुभूति इनको हुई, वो सब कुछ इन्होंने डायरी में अंकित किया बड़ी ही ईमानदारी से। तो डायरी इनके लिए शरणस्थली नहीं है, बल्कि डायरी एक युद्ध क्षेत्र है जिसमें ये अपनी समस्याओं से जूझते हुए नजर आते हैं। रानीखेत जगह का नाम। डायरी लिखने का तरीका है ये। पहले आप जगह का नाम लिखिए जहाँ से लिख रहे हैं। तो रानीखेत जगह है जहाँ पर बैठ के डायरी लिखेंगे। उसके बाद उसमें तारीख देना है, डेट 14 जुलाई 56। ठीक है, डायरी ये बाएं साइड में ऊपर जगह का नाम, उसके बाद डेट। सुबह से ही जिस दिन को लिखा गया उस दिन का डेट। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जारों के लिए भी। पेड़ गोकी पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तो एक भाषा में, गाते हैं तो एक भाषा में, रोते हैं तब भी एक भाषा में। मतलब जो पेड़ काटे जा रहे हैं वे बहुत हरे तो नहीं, लेकिन चारों तरफ हरे हरे पेड़ हैं, तो वो पेड़ भी मालूम पड़ते हैं हरे ही हैं। ठीक है, तो सभी पेड़ों की स्थिति एक ही जैसी है। पेड़ कट रहे हैं, मिलिट्री की छावनी है, उसको ईंधन चाहिए, तो कोहरा है खूब घना और खूब सफ़ेद। दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है। किंतु ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमायूं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है। यह कोने में टिकाकर रखी हुई ऐशवुड की छड़ी हरा हरा कांपती क्यों है? ऐशवुड लकड़ी है, उसकी छड़ी है कि कमरे में रखी हुई, वह हिल रही है। नोटबुक के पन्ने यूँ बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं? ये हवा चलने से, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियाँ स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा हैं। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ठीक है, भीतर आग भी हो और वो आदमी ठंडा भी हो। तो ये बातें ये सबके लिए है। डायरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसकी व्याख्या बहुत गहरे अर्थ में होती है। अभी कहा जा रहा है कि उसमें आग हो और ठंडा हो, तो कोई भी महान आदमी या प्रतिभावान व्यक्ति जो होता है उसमें आग तो होती ही है। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं भी हो आग होनी चाहिए। ठीक है, तो आग हो मतलब प्रतिभा हो। गर्माहट नहीं होगी भीतर तो आदमी कुछ नहीं करेगा, उसको आग होनी चाहिए, तपन होगी। तो ये प्रचार वाला कहता है ना कि ये प्यास है बरी,
तो प्यास जब तक नहीं होगी तो प्यास वो मिरिंडा पीने से वो प्यास बुझ जाती है, ऐसा नहीं है, वो तो विज्ञापन है। असल बात यह है कि कुछ जीवन में बड़ा करना है तो आपके अंदर आग होनी चाहिए, तो बेचैनी नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी वीडियो बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जो सब कुछ छोड़ के वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, रात में जग जग के वीडियो बनाते हैं। पढ़ने वाले कुछ ऐसे होते हैं जो खोजते रहते हैं वीडियो, हर तरह का वीडियो होता है, पढ़ जाते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है सब पता उनको होता है। तो उसके अंदर आग है, तो आगे आग हो मतलब जुनून होना चाहिए व्यक्ति के अंदर कुछ करने का, और वह खुद ठंडा हो। और अगर आग होगा, कहा यह जाता है कि दिल में आग हो और दिमाग में बर्फ़। जब तक माथा में बर्फ़ रख के नहीं सोचिएगा, ठंडा होकर नहीं सोचिएगा, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। गर्म दिमाग से जो बात करते हैं लोग या जीवन जीते हैं लोग, वो बहुत दूर नहीं जाते, उनको आसपास के लोगों से झगड़ा हो जाता है, उनका संबंध खराब हो जाता है, उनको सामाजिक समर्थन नहीं मिलता। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको ये नम्र सलाह है, ये बिना पैसा का ये सलाह मैं दे रहा हूँ कि प्लीज़ दिल में आग रखो लेकिन दिमाग में बर्फ़ रखो, ठंडा होकर के बात करो, शांतिपूर्ण तरीके से बात करो, यही ज़रूरी है। तो मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। ये अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार हैं, देवदार के पेड़, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र एकादश में 11 होते हैं रुद्र, तो खामखा ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों न हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी इधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर्ड में हूँ, किस कदर बोर्ड में हूँ। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेज़ी से उभारते हैं। शोक रंग, भड़कीले रंग, डीप रंग दिखाया जाए तो संवेदनाएं उभरती हैं, उन्हें बड़ी तेज़ी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेज़ी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। जितना ऊपर जाएगा उतना ही तेज़ी से नीचे आएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे नीचे आएगा। सब कुछ सेट पैटर्न है, आप किस पैटर्न में जाते हो ये आप समझिए। तेज़ी में विकास कीजिएगा, तेज़ी में डाउनफॉल होगा, और धीरे धीरे बढ़िएगा तो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे आप। ये सब स्वाभाविक है, क्वाइट नेचुरल। मैं संयत हूँ यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूँगा तो खूब घना और खूब सफ़ेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज़ के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की तावीज़ में क्या भाषा है। अब तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जारों के लिए भी चाहिए। तो लकड़ी की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई, इसीलिए कि आर्मी मैन की जो छावनी है उसमें सीजन भर के लिए आग की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए लकड़ियाँ कटेंगी। 18 जून 57। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखकर उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं, विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी सान धरता था, कितने बेमानी भोंथरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। हवाओं में से कैसी महक है, धरती में एक ऐसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाईं, जड़ों को उखाड़कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं। और ये बाँट बखड़ेदार प्रश्न हैं वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। वाह! ये खेत की मेड़ पर बैठे कौवों की कतार। ये फसल तैयार हुई तो कौवे वहाँ पहुँच गए। 4 जुलाई 62
कौसानी। आज भी कोई चिट्ठी नहीं। तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछाऊँ। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। किसी पूरे शब्द का अस्तित्व कोई अक्षर बीच में मिट जाए तो पूरा शब्द ही अर्थहीन हो जाता है। ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूँ भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, इसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। अटखेलियाँ करती हुई हवा कनफुसियाँ सी करती लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। ये प्रकृति के प्रति इनका क्या लगाव, ये सब हम लोगों ने इसमें देखा। डायरी पढ़ रहे हैं, दिन भर उन्होंने कैसा महसूस किया उसको ये डायरी के पन्नों पर अंकित कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 दिनों की डायरी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब इसके बाद की जो डायरी है ये 4 से, ये इसके बाद के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब इसके लिए आपको धन्यवाद।